नमस्ते और धन्यवाद और स्वागत है आप सबका। इस फ्री वेबिनार के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ जी। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ हाँ। अच्छा। तो बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको बधाई इस बात के लिए दूंगी कि आपने अपने लिए समय निकाला और मुझे दिया, मुझे सुनने के लिए आप आए, उसके लिए धन्यवाद। अरविंद कनोजिया जी ने ज्वाइन किया है, वेलकम अरविंद जी। थैंक यू मैडम। नमस्ते। जस्ट अभी शुरू किया है, खाली अभी तक स्वागत और धन्यवाद हो रहा है। आपका भी स्वागत है। शेयर के लिए ना स्क्रीन आगे चलते हैं हम। तो मिलके एक बार बुद्धि के देवता गणेश जी को याद करें। हर चीज की शुभ शुरुआत के लिए इनको साथ लेकर फिर आगे चलते हैं। सांख्य योग में तो इनका बहुत बहुत महत्व है। गणेश जी को कैसे समझता है सांख्य और योग, वो किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे लिए इसलिए प्रथम पूजनीय भी है ही। डाउन हो रहा है ये बैटरी। आज का जो हम ये फ्री वेबिनार कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड यदि कहूं तो उसके पीछे की जो सोच है वो योगेंद्र जी का एक वाक्य है, जो जब वो थे हमेशा योगा इंस्टीट्यूट के मेन डेस्क के ऊपर ये कोटेशन लिखा हुआ रहता था, मैन इज व्हाट हिज माइंड इज। कि जो आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, आप वही हैं जो आपके दिमाग में है। अब कहने को ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन जब इसको जीवन में हम इसके मापदंड से अपना जीवन देखते हैं तो हमें हमारे जीवन में काफी सारी परेशानियां, उलझने नजर आती है ना? हमारा जीवन कैसा लगता है हमें? यदि हमारे माइंड के बारे में सोचे, इस स्लाइड के ऊपर मैं बाद में आऊंगी। हमारे जीवन के अंदर ये 3 भाग हैं, लेकिन आज हमारा जीवन कैसा हो रहा है? कुछ ऐसा हो रहा है गुस्से से भरा है, कुछ नाराजगी है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ हजार बातें दुनिया की दिमाग में एक साथ में घूम रही है। कई चीजों को ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों है, इसको बदल देना चाहिए। और आधी से ज्यादा चीजें तो हमको ऐसे लगती है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, हमारे वश में नहीं है, ऐसा लगता है। बहुत सारा कुछ ऐसा चलता रहता है। और फिर योगेंद्र जी जब ऐसी बात बोलते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता कि हमारे जीवन में जो कुछ गड़बड़ चल रही है, दुख दर्द चल रहा है, या चीजें जो हमारे ढंग से हो नहीं रही है, हमारा कोई सुन नहीं रहा है, हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या मैं खुद ऐसा सोचती हूँ या ऐसा सोचता हूँ? मैं क्यों ऐसे अपना बुरा सोचूंगा और चाहूंगा? हम ऐसा सवाल करते हैं अपने आप से। ऐसे ही सवाल मेरे भी मन में थे जब मैं, आज 33-34 साल हो गए, से पहले जब मैं योगा इंस्टीट्यूट पहुंची थी, तब मैं भी यही, तब मेरे भी मन में ऐसे सवाल थे और ढूंढ रही थी क्या क्या कुछ कर सकती हूँ। और योग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के बाद में बहुत सारा कुछ करने को मिला। थोड़ा अध्यात्म की तरफ समझ के साथ में, झुकाव तो हमेशा से था, लेकिन समझ नहीं थी कि कैसे अध्यात्म में गया जाए।
तो उस तरफ से भी जुड़ाव सही ढंग से हुआ। एक चक्रों के बारे में थोड़ा समझ में आया। चक्रों से ज्यादा क्या होता है, चक्रों का सीधा सीधा संबंध है हमारी भावनाओं के साथ। तो ओछी भावनाएं हैं और ऊंची भावनाएं हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, सकारात्मक भावनाएं, इन सब का संबंध हमारे चक्रों के साथ है। तो ये सब समझा जब मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए योग से संबंधित संबंध रहा। और मैं स्कूल में बच्चों को भी योग सिखाती थी, खुद तो करती ही थी और बच्चों को सिखाते सिखाते, अभी राजेंद्र जी से बात हो रही थी मेरी, तो उनको बता रही थी कि कैसे यम और नियम, जो योग की जो पहले 2 चरण हैं, वो भावनात्मक संतुलन के लिए है। तो उस भावनात्मक संतुलन को पाने के लिए मेरी खोज जारी रही। ये मैं इंटरनेट से भी खोज करती रही, और इंटरनेट का इसलिए भी कि अभी लॉकडाउन के दौरान ये जूम वगैरह सब बहुत पॉपुलर हो गया, जिसकी वजह से आज भी हम जूम पर मिल रहे हैं रात के 8 बजे अपने अपने घरों में बैठे हुए, लेकिन इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस सब के ऊपर काम करते हुए मैंने 3 पुस्तकें लिखी है इसी विषय पर, जो मैं अभी आपको इसके बारे में जो बैकग्राउंड देने वाली हूँ। और अभी आखिरी पुस्तक तीसरी वाली जो है हंसा जी के हाथ में है, जो अभी पिछले सप्ताह ही मैं उनको देकर आई हूँ। तो इसके अंदर सभी काम संतुलन का है। तो संतुलन कैसे बनाए रखें, और संतुलन कहाँ से शुरू होता है, वो यहाँ से शुरू होता है अपनी भावनाओं के साथ। अब हमारे पास में 3 खास फैकल्टी है। इससे पहले मैं जब इस पे जाऊं, उससे पहले एक छोटा सा अपना परिचय हो जाए आपस में। मैंने अपने बारे में तो थोड़ा आपको बता दिया कि मैं स्कूल टीचर रही हूँ, बाद में प्रिंसिपल बन के रिटायर हुई। रिटायर होके भी आज 6 साल हो गए। उस बीच में ये किताबें लिखी मैंने, और घर पे ही थी। माता पिता थे मेरे, वो माता जी 1.5 साल 2 साल पहले गुजर गई। 2 साल होने आए अभी उनको, हो जाएंगे अगले महीने में। पिताजी भी इसी साल जनवरी में चले गए। उसके बाद में कुछ समय मुझे अपने आप को संतुलित करने और थोड़ा चेंज के लिए चाहिए था। तो अब मैं वापस ये काम के अंदर लग गई हूँ। तो आपके साथ ही शुभ शुरुआत कर रही हूँ। और ये शुरुआत नई इसलिए भी है क्योंकि मैं पहले जब ये करती थी तो मैं अंग्रेजी में ही करती थी। तब अनीता जैसे लोग मुझे कहते थे, लेकिन आप हिंदी में करो तो हम भी सीखे ना। तो मैंने कहा अनीता ठीक है, हिंदी वालों को तू ले आ, हिंदी में कार्यक्रम मैं करती हूँ। तो आज मैं पहली बार पूरा कार्यक्रम, यहाँ तक कि मैंने कोशिश की है कि मेरा ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मैं हिंदी में बनाऊं। और मैं कहाँ तक कितनी सफल रही हूँ, कितनी भाषा आपको समझ में आएगी, मैंने सही किया है कि नहीं, वो आज मेरा भी टेस्ट है। बुक भी हिंदी वाली बुक अवेलेबल कराई है। हाँ बिल्कुल। तो अभी से ये हिंदी में भी करेंगे, और यदि ये चलने लगा तो फिर मैं अपनी किताबों को भी हिंदी में ट्रांसलेट करवाऊंगी। राइट राइट राइट, हम लोगों को सुविधा हो जाएगी। जरूर थैंक करूंगी। यू वेरी मच, थैंक यू, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया आप लोगों का भी। यदि आप लोग जुड़े रहे तो मेरा उत्साह बना रहेगा। तो आप लोग अभी जो आए हो, जुड़ेंगे हाँ और बस, जोड़ेंगे भी। हाँ नहीं छोड़ोगे तो मेरी किताबें भी ट्रांसलेट हो जाएगी, क्योंकि उत्साह तो चाहिए ना कि भाई इनके लिए करना है। है ना? जरूर। है। तो अच्छा, राजेंद्र जी ने अपना परिचय दिया। शर्मिला जी, आप भी अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, क्या करती हैं आप? हेलो नमस्कार। नमस्ते। मैं ट्यूशन लेती हूँ। क्या करते हो? हाउसवाइफ है? नहीं, मैं क्लासेस लेती हूँ घर में ही। टीचर है, टीचर हो, योगा टीचर।
अच्छा, योगा टीचर टीचर है। योगा ओके। योगा टीचर नहीं, नहीं है, एजुकेशन स्कूल के टीचर, बच्चों को सिखाती हूँ। स्कूल के बच्चों को छोटे सिखाते बच्चों, स्कूल के छोटे बच्चों को नहीं, सिखाते हो? 12वीं तक सब के बच्चों को सिखाती हूँ। क्या सिखाते हो? 12 ऑल सब्जेक्ट। ऑल और सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट। अच्छा, ट्यूशन लेते हो हाँ, यानी? हाँ, बहुत अरे वो वाह, उसने बचपन से ही ट्यूशन ले रही हूँ। अरे वाह। हाँ, और बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, सब नॉलेज है उसको, उसने मेरे को बहुत सिखाया, उसके पास से हाउ मैंने बहुत नाइस। सिखाया। ऐसा? ईएफटी के बारे में नॉलेज भी उसने मेरे को शुरू में दिया, मेरे को मालूम ही नहीं था ऐसा ऐसा होता है करके, उसी ने मेरे को बताया। अच्छा। और जानकारी के लिए मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, एक जन ने ओप्पो नाम से ज्वाइन किया है। आप जरा अपना दर्शन दीजिए और अपना नाम बताइए, ओप्पो जी। चले गए, नाम बताने के लिए बोला तो। ठीक है, अरविंद कनौजिया जी, अनम्यूट करके और वीडियो ऑन करके जरा बताएंगे अपने बारे में। नाम तो हमने जान लिया, आप क्या करते हैं वो बता दीजिए। या शैला जी आप बता दीजिए, अनम्यूट। मुझे लग रहा है कहीं वो ट्रैवल तो नहीं कर रहे हैं अरविंद जी? हाँ, ये अरविंद जी ने ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगा। हाँ, हाँ, वो ठीक है। नेचुरोपैथी करते हैं वो। हाँ, अच्छा। योगा आपने योगा 1 ईयर का कोर्स किया है, हेलो। वो राजेंद्र हाँ प्रसाद है ना। हाँ, अरविंद जी, यस, बोलिए, बोलिए। हाँ ट्रैवल जी, कर मैं रहे हैं आवाज आप? में मैं न्यूरोथेरेपी करता हूँ और अच्छा। योगा टीचर भी हूँ। मतलब सीखा था मैंने 2014-15 में योगा टीचर। ओके। और मैं न्यूरोथेरेपी के डॉक्टर है। मैं थोड़ा बाहर था, मैं घर पहुंच नहीं पाया, लेकिन हाँ, आपका मैं नहीं पूरा कोई बात नहीं, मतलब आप लेक्चर सुन रहे हैं। हाँ हाँ सुनिए, आप, कोई बात नहीं। थैंक यू, आपने हाँ इतना बताया। हाँ न्यूरोथेरेपी जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने जो ये जो संस्थापक थे, एक डॉक्टर डॉक्टर लाजपत राय नेगी है, मेहरा। यहाँ नहीं, पर एक डॉक्टर लाजपत हाँ लाजपत राय हाँ, मेहरा है उन, हमारे गुरु जी। हाँ राइट। मैंने हाँ मेरी जी, हाँ। मम्मी का ट्रीटमेंट उनसे करवाया था अच्छा अच्छा, हाँ हाँ और बहुत इफेक्टिव है। और उनके जो शिष्य हैं डॉक्टर नेगी, हाँ हाँ अब हाँ तो उनका लड़का भी एक्सपर्ट हो गया। हाँ हाँ, अजय वो मेहरा उनके हमारे बेटे घर के हैं। हाँ। पास में ही आते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं न्यूरोथेरेपी का। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत हाँ, अच्छी बात है। हाँ। चलो। नहीं, बहुत फर्स्ट अच्छा, क्लास चीज है न्यूरोथेरेपी और योग, तो बहुत साथ साथ चलते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, फिलोसॉफी एक जैसी सी है उनकी। वाह, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। थैंक यू अरविंद जी। थैंक यू थैंक। हम्म। हाँ, शैला जी, आप भी अपना थोड़ा सा परिचय देंगी? हेलो शैला। अनीता तू बता दे। हाँ, हाँ, हेलो, आ रही है, नहीं, आ रही है, आ रही है। शैला। अनम्यूट किया उन्होंने। मैं हाउस वाइफ है हाँ, और एलोपैथिक औषध दवा लेती है। क्या लेते हैं? फिर हाउस से वाइफ है बोलिए एक बार। हेलो। हेलो, हाँ, क्या लेते हैं आप बोले? शैला, शैला जी क्या बोल मुझे रहे हैं आप? लगता है वो काम में है और काम करते करते अटेंड कर रही है। चलो, मैं अच्छा ठीक है, अपन बाद में सुन लेंगे उनसे। अच्छा लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी पहचान हो गई कि कौन कौन है। है ना? अच्छा। ये ओप्पो से किसने ज्वाइन किया है? एक फोरम भी है, फोरम। फोरम है? हाँ, फोरम है हाँ हाँ लगता है वहां पर। हाँ, आई मीन फोरम है। वेबिनार सुमति। हेलो, फोरम। फोरम है, हाँ, फोरम है। फोरम है, फोरम, आवाज देना। हेलो, फोरम। हम्म। फोरम। तेरी आवाज नहीं सुन रही। हाँ, फोरम, यदि तू कुछ बोल रही है तो। वो कुछ सेटिंग कर रही है लगता है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं, फोरम से बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, तो मैं जो बता रही थी कि हम सब जानते हैं, मैंने योग में भी यही सीखा है। और हम स्कूल की शिक्षण प्रणाली में जब हमको बीएड वगैरह में सिखाते हैं,
तब भी हमें यही बताया जाता है कि हमारे पास में 3 प्रमुख फैकल्टीज हैं, और ये आज के हिसाब से और जो योगेंद्र जी ने कहा उसके संदर्भ में मैं कहूंगी हमारे पास में ये 3 ताकतें हैं। एक है दिमाग की ताकत, जो हम विचार करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। दूसरी है हृदय की ताकत, जो हमारे में भावनाएं हैं, भावनाओं में बहुत ताकत होती है, जो हम महसूस करते हैं। और तीसरी है हाथ की या जबान की ताकत, यानी कुछ करने की ताकत। हम करने का काम 2 चीजों से करते हैं, खास करके अपने शरीर से, हाथों से वगैरह, और मुंह से बोलकर भी करते हैं। तो हाथ के साथ में स्पीच कंबाइन हो जाता है यहाँ पर। अब तो इसको मैं जब इंग्लिश में कहती हूँ तो 3H, मेरी ये 3H थियोरी है, हेड, हार्ट एंड हैंड। और एक मेरा मूल वाक्य है, उसकी आप गांठ बांध के चलो। मैंने अपने अनुभव से और सारी शिक्षा के दौरान, खास करके जब मैं योग शिक्षा करवाती थी, तब मैंने ये देखा है कि मन में हमारे पास में बहुत सारे प्लान्स हों, विचार हों कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और जब हम करने जाते हैं तो वो कुछ अलग हो जाता है। हालांकि हमने सारी प्लानिंग कर रखी है कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और ये हम कर सकना चाहिए। या हमने कुछ स्पीच की तैयारी की है और हम बोलने जाते हैं, लेकिन कभी आवाज नहीं निकलती, या कुछ गलत बोला जाता है, या गलत तरीके से बोला जाता है। यानी कि जो हमारे को करना होता है उस ढंग से हम हमेशा कर नहीं पाते। कभी कभी होता है और हमेशा लेकिन नहीं होता, और होता भी है तो उतना परफेक्टली नहीं होता जितना कि हम चाहते हैं, जितना कि हमने सोचा है। क्योंकि एक मार्ग जो है, इस दिमाग का, इस सर का जो रास्ता हाथों तक, जबान तक जो जाता है, वो उसका रास्ता है, बीच में जो है वो है हमारा हृदय, हमारी भावनाएं, इच्छाएं कहो। तो जब तक हमारी इमोशंस उसके साथ में जुड़े हुए नहीं होंगे तो हम हमारे विचारों को कार्यान्वित नहीं कर सकते। उसका परिणाम सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। जहां हमारा मन लगता है वो ही विचार हम पूरी तरह से काम में ला सकते हैं। यदि हमारा मन वहां नहीं लगता तो हमारे को वो करके खुशी भी नहीं होती और वो अच्छे से होता भी नहीं है। कोई भी काम यदि ठीक से करना है तो वो उतना ही ठीक से होता है जितना कि हमारा मन है उसमें। तो एक है हमारा दिमाग, एक है हमारा मन, और तीसरा है हमारी ये जबान और हमारे कार्य के जो भी अंग हैं, वो हाथ कह लो। तो ये सर, हृदय और हाथ, द पाथ फ्रॉम द हेड टू द हैंड इज थ्रू द हार्ट, ये मेरा कहना है। दिमाग का रास्ता हाथ तक जाने के लिए उसको दिल से गुजरना पड़ता है। क्या मानते हो आप इस बात को? हाँ, बराबर, सही बात है। लगता है तुम्हें भी ऐसा कि बहुत बिल्कुल प्लान सही है। किया हो, लेकिन यदि मन उसके साथ में नहीं है तो वो बात ठीक से नहीं होती। अब हमने हमारे इसको, दिमाग को तो बहुत शिक्षित किया है, हाथों की भी ट्रेनिंग है, हमारे को बहुत कुछ हमने हाथों से सीख लिया है, जबान से कैसा बोलना चाहिए सीखा है। लेकिन ये जो मन है उसके अंदर क्या क्या चल रहा है, ऐसा ही सब कुछ चल रहा होता है। आधे से ज्यादा तो हमारे मन में क्या है हमको मालूम ही नहीं होता। बिल्कुल वही अर्जुन वाली हालत, भगवत गीता में जो पहले ही चैप्टर में अर्जुन की क्या हालत है, वो युद्ध करने से पहले उसको मालूम था ना किस किस के साथ युद्ध करने वाला है।
फिर भी लास्ट मिनट पे बोलता है कि मुझे सेना के बीच में लेके जाओ, मैं देखूं तो सही कौन कौन आए मेरे से युद्ध करने। और देखने पे उसका क्या हो जाता है, दिमाग में मालूम था, हाथ तैयार थे, है ना, गांडीव वांडीव लेके आया था ना, रथ तैयार है, सब साजो सामान तैयार है, लेकिन बीच में क्या आ गया, उसके मन में ऐसा सब होने लगा। अपने आप पे ही गुस्सा आ गया, सब दिमाग चक्री खाने लगा कि ये तो मेरे लोग हैं। और पता नहीं कितने 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 तर्क दिए हैं उसने, कितना रीजन किया है भगवान कृष्ण के सामने कि इसलिए ये युद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए ये युद्ध नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं युद्ध करूंगा। कितने कारण बताए हैं, कितनी बुद्धि जताई है, हमारी बुद्धि ऐसी चलती है। और फिर सब छोड़ छाड़ के फेंक देने का कि रख दिया उसने गांडीव नीचे, नहीं करूंगा मैं तो युद्ध, इतने सारे मेरे पास में कारण है। वो ये जो ऊपर छोटा सा हिस्सा जो है अवेलेबल था दिमाग का, उसको इसमें घुसा दिया, और अंदर असल में क्या था वो उसको समझ नहीं आ रहा था। हमारी भी अनेकों बार ऐसी दशा होती है। अब आपने कभी स्कूल में कॉलेज में कभी कोई स्पीच वगैरह देने के लिए जाना रहा हो, यदि पहली बार जब किसी ने स्पीच दी होगी तो कितनी घबराहट होती है, इतने सारे लोग के सामने मैं कैसे बोलूंगा, 4 लोग के सामने भी बोलने को नहीं आता है कभी कभी तो कई लोगों को। हाँ, तो उधर जाते जाते गला सूख जाता है, ऊपर खड़े होके हम भूल जाते हैं इतना अच्छे से जो आ रहा होता है कि क्या बोलना है, याद होता है तो भी। और वैसे ही जैसे अर्जुन लास्ट मिनट पे युद्ध करना क्या आता नहीं था, क्या उसको मालूम नहीं था कि किसके साथ युद्ध करना है, फिर क्यों बोलता है कि नहीं कर सकता है, इनको मैं कैसे मारूं? क्योंकि मन उस समय उसका उसके साथ में नहीं जुड़ा हुआ था। दिमाग को पता था, शरीर की तैयारी थी, दिमाग की तैयारी थी, मन की तैयारी नहीं होने की वजह से वो इतना गलत काम करने जा रहा था। और हमने तो हमारे भीतर वाले जो भगवान है, जो कृष्ण है, उसको सुला रखा है हमारे पास में। हम कई बार लोग कह देते हैं तो अर्जुन के पास में तो कृष्ण था सारथी, हमारा सारथी कौन है? हमारा भी सारथी वही है, लेकिन जो वो हमको बोलता है सुन, हम उसकी सुनते नहीं है। अर्जुन में और हमारे में फर्क यही है कि अर्जुन ने तय कर रखा था कि कृष्ण जो कहेंगे मैं सुनूंगा, मैं उनकी बात मानूंगा, मैं उनको समझूंगा और उनका कहा हुआ करूंगा, ये उसका निर्णय था। इसीलिए तो उसने निहत्थे कृष्ण को अपनी तरफ लिया, नहीं तो कृष्ण ने उसको चैलेंज दिया था ना कि दुर्योधन भी हेल्प के लिए आया है, तू भी आया है, तो एक को मैं अपनी सेना दूंगा, एक के साथ में मैं रहूंगा। तो कृष्ण को चुना उसने, क्यों? क्योंकि उसको उनकी बात माननी थी, कहना सुनना था कि भगवान जिसके साथ है, भगवान जिसने उनकी डोर थाम रखी है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको गलत बता देते हैं, हम सारे नुक्स निकालते हैं हमारे जीवन में। हमारे जीवन की डोर यदि उसके हाथ में है तो वो जहां ले जा रहा है वो सही ले जा रहा होगा ना, लेकिन हम उसको मानते नहीं है। हर समय अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं कि मेरे में ये दोष है, मेरा जीवन में ऐसे खराब है, मैं कोई लायक नहीं हूँ, और अपने आप को ही ऐसे चोट पहुंचाते हैं। ये देखो, ये हथौड़ा अपने आप को ही किल्ला ठोक रहा है, हम ऐसे ही करते हैं, खुद ही का नुकसान करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस ऊपर वाले की बात को सुनते नहीं है, जीवन में जो हो रहा है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। हमको लगता है सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, सब हमको हमारे अंदर दोष निकालते हैं, और असल में ये सारी सिचुएशन हमारी भलाई के लिए आ रही है। ऐसे तो कृष्ण ने बहुत कोशिश की थी ना कि वो युद्ध टाल देवे महाभारत का, है ना, संधि कराने की बहुत प्रयास किए थे। जिसने भी कहानी सुनी है, नहीं सुनी है तो मैं बता रही हूँ कि उन्होंने बहुत खुद में प्रयास किए थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने ही बोला कि अब
सब प्रकार से उनको बता के समझा के साम दाम दंड भेद से हार गए। उनको युद्ध के सिवाय कुछ नहीं समझ में आएगा, तो चलो फिर युद्ध ही करते हैं। तो वो एक कर्तव्य की तरह सामने आया था ना, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म और इसके लिए तो एक कर्तव्य की तरह जो सामने आती है चीज, उससे हम घबराते क्यों हैं, उससे हम पीछा क्यों छुड़ाते हैं, उसको हम बुरा क्यों बोलते हैं और उसी को लेके अपने आप को क्यों मारते हैं, उसको सामना क्यों नहीं करते हम। यदि हम ये करने लग जाएं तो हम सचमुच हम ऐसी गाड़ी में बैठे होंगे जो जिसका कि सारथी कृष्ण होंगे। तो ये सब हम लोगों ने इतनी बार किया है कि हमारी आदत हो गई है, कुछ अच्छा भी हाथ में आ जाता है ना तो हम सीधे से उसको स्वीकार नहीं करते, नहीं उसके अंदर कितने मीन मेक निकालेंगे और कहेंगे कि नहीं हमारे को नहीं करना। आप लोग तो ऐसे नहीं हो ना, आप नहीं, लोग नहीं। को लगता है ना कि हम सुनेंगे, हाँ यदि हम हमने सुने तय कर लिया है कि हाँ हमारे को सुधरना ही है और हमारे को सुधरना इस प्रकार से अपने आप को हथौड़ा नहीं मारना है, और ऐसे अपने आप को अंदर हीन भावना नहीं डालनी है। दुनिया वाले हमारे साथ में ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर नहीं पड़ना है। यदि हमें ऐसा नहीं करना है तो अपनी एक इस आदत को पहचानो और पकड़ो, क्योंकि जब तक हमारी आदतें इस ढंग की रहेगी, इस प्रकार से हम चलेंगे, तो क्या होगा कि ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, हाँ इसको करने से भी ये गलत हो जाएगा, इसको करने से भी कोई भला नहीं होएगा। तो वो वैसा ही हो जाएगा जैसे कि एक आदमी ने कहीं पढ़ा था कि ये फला फला समुद्र के किनारे बहुत सारे पत्थर जो हैं उसके अंदर हीरे भी हैं। तो जरा धनी होने के हिसाब से उसने देखा कि चल इतना पास में ही समुद्र है, मैं क्यों नहीं जाके उसको ढूंढूं। तो उसने ये भी पढ़ा था कि वो पत्थर, वो जो हीरे वाले जो पत्थर हैं उनको वैसे देखने में वो मालूम नहीं पड़ता है, जल्दी से सारे पत्थर एक जैसे से लगते हैं, लेकिन ये जो पत्थर है वो उसको हाथ लगाओ तो वो थोड़ा सा गर्म लगता है। बाकी पत्थर जो है जैसे पानी का तापमान रहेगा वैसे रहेंगे, लेकिन ये पत्थर हाथ लगाने पे थोड़ा सा गर्म लगेगा। तो उसने एक छोर से समुद्र के अंदर जाके छांटना शुरू किया। सुबह से लेके शाम तक वो पत्थर उठाए और उसको हाथ लगा के देखे, वो ठंडा लगे तो फिर देखा कि इसको यहीं रख दूंगा तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि इसको मैंने चेक कर लिया है। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। तो ये मेरे अब आड़े बीच में नहीं आएगा तो मेरा चेकिंग का काम कितना हो गया वो समझेगा। और वो ऐसे ही करता रहा, पत्थर को उठाए हाथ में, देखिए ठंडा लगे और फेंक दे, फिर उठाए दूसरा पत्थर, फिर हाथ में ठंडा लगे और फेंक दे। ऐसे करते करते उसको 2 3 4 दिन हो गए, लेकिन उसने अपने काम जारी रखा। मैं 8 दिन का जो फुर्सत लेकर आया हूँ उसमें से ये काम इसको पूरा करके जाऊंगा। करीब करीब सारा ही शोर उसने, जो किनारा था वहां के बहुत सारे पत्थर उसने ऐसे ले लेके हाथ में ठंडा है करके फेंक दिया, फिर उठाया फिर एक ठंडा है करके फेंक दिया। एक दिन ऐसा भी हुआ जब उसने वो पत्थर उठाया हाथ में गर्म लगा, लेकिन आदतानुसार उसने उसको भी फेंक दिया। बाद में उसको ध्यान आया कि नहीं रे ये तो गरम था, लेकिन जो गलत आदतें हमने डाल रखी है उस आदत के ऊपर काम करे बिना और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखे बिना बस इसी दौर में फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया। मन को मना लिया था कि कोई बात नहीं, एक पत्थर तो मिलेगा ना, लेकिन वो एक पत्थर मिलेगा तो तुम्हारे को रखने का होश चाहिए ना। तो हम लोगों ने ऐसी गलत आदतें डाल रखी है और उसके अंदर क्या होता है, अच्छा भी जो आता है वो भी चला जाता है, गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है।
अब एक और बात बताऊं आपको। कुछ आदतें तो हमने जैसे डाली, जैसे मैंने बताया कि वो आदमी जो गर्म पत्थर ढूंढ रहा था समुद्र किनारे, मिला तो भी उसने छोड़ दिया। तो ये तो एटलीस्ट हमारी जानबूझ की आदत है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपने इस जीवन में आदत नहीं डाली होगी, या इस जीवन में भी परिस्थिति सामने आई होगी, एक दो बार करने में ही वो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि हमारी बचपन से ही ऐसी आदत है। कहाँ से आई वो आदत कभी मालूम नहीं होता है। और ये बात तो सही है कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा सब हमारे पास में ही है। कहीं बाहर से कोई चित्रगुप्त नहीं आता, वो चित्रगुप्त हमारे साथ ही रहता है, अंदर ही है। आजकल के साइंटिस्ट भी ये बात मानने लगे हैं। योग जैसी शास्त्रों में तो ये बात हमेशा से जानी बूझी रही है कि हमारा सचेत मन, जिससे हम समझदारी से जो काम करते हैं, जो जानते हैं, समझते हैं, जो जैसे स्कूल में पढ़ा लिखा है, कुछ अपने काम कर करके जो अपना सीखा है, जीवन से जो हमने जाना है, परिस्थितियों से जो हमने समझा है, वो सारा सब हमारे मन का सिर्फ 5% का हिस्सा है। जैसे समुद्र में आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग का खाली थोड़ा सा हिस्सा बाहर दिखता है, उसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र के अंदर छिपा हुआ रहता है, जो कि हमें समझ में नहीं आता। हमको लगता है ये इतना सा ही पहाड़ है, लेकिन जब उसके पास में शिप चली जाती है तो मालूम पड़ता है वो इतना बड़ा है, वहां से टकरा के वो टूट सकती है, इतना बड़ा पहाड़ होता है वो समुद्र के अंदर। वैसे ही 95% हमारा मन अवचेतन मन है, यानी कि वो हमारे को हर समय उपलब्ध नहीं होता। तो हम जो भी जीवन जी रहे होते हैं, हमारा जो सचेत जीवन है, जो जागरूकता के साथ में जीना है, वो जीना सिर्फ 5% है। दिन में 95%, 95% हम मैकेनिकली ऑटोमेटिक काम करते हैं, आदत से काम करते हैं। और हमारी आदतें कैसी हो गई है, ऐसी वाली। तो बहुत सारी चीजें जो छोड़ने की होती है उसको तो हम अननेसेसरीली पकड़ के रख लेते हैं, और जो छोड़ने वाली चीज है उसको हम पकड़ के रखते हैं, जो रखने वाली चीज है उनको हम फेंक देते हैं। ये गलत आदत जो हमारी परंपराओं से हमने लेकर आए हैं, उसी आदत को इस जीवन में फिर दोहराते हैं और वैसे ही कर्म वापस से बना लेते हैं। अब यदि ऐसा है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, और जो ऑटोमेटिक हो रहा है वो पुरानी आदतों के हिसाब से हो रहा है, तो फिर हमारा जो 5% मन जो है उसका हम कैसे उपयोग करें? तो 5% का हम उपयोग कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। अब आप सोचो, जो 5% आपको अवेलेबल है उसका तुम ये हाल कर रहे हो। ज्यादातर ये हाल होता है, 1-2% थोड़ा कुछ अच्छा होता है, ज्यादातर उसमें से हमारा ये हाल होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि जीवन में परेशानियां तो आती ही रहेगी, वो तो जीवन है। हाँ, और परेशानियां भी कहाँ से आ रही है? इसी अवचेतन मन से आ रही है, इसी यहीं से आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने चुना है कि जो पुरानी गलतियां हमने की है इस जीवन में हम उसको सुधारेंगे, इसलिए हमने ये जीवन लिया है। मनुष्य जीवन तभी मिलता है जब हम हमारी पुरानी की हुई गलतियों को सुधारने का निश्चय करते हैं। तो जब हमने ये निश्चय किया तो हमें ये मनुष्य शरीर मिला। लेकिन क्या होता है, जन्म के वक्त ऐसा शॉक लगता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम इस निर्णय के साथ इस मनुष्य शरीर में आए हैं। भूल तो जाते हैं, लेकिन वो गायब तो कहीं नहीं होता।
वो ये हमारे अवचेतन मन में रहता है और वो किसी ना किसी नई परिस्थिति की तरह हमारे सामने आता रहता है और हमारे अंदर वही भावनाएं, वही आदतन रिएक्शन पैदा करता है। हमें क्या चाहिए? ये जो 5% अवचेतन मन हमें दिया है, उससे हम उनको पहचाने कि ये चीज मेरे साथ बार बार हो रही है, यानी कि मुझे इसे सही करना है। मैंने अपना जीवन इसको सही करने में लगाना है। लेकिन हम गलत तरीका बार बार अपनाकर उसका रोग बना लेते हैं। लगातार जब आप कोई नेगेटिव थिंकिंग करोगे, तो आप लोगों ने सुना होगा, एक एडमंड मोंडो हैं जिन्होंने पानी के साथ एक्सपेरिमेंट किया कि एक पानी की बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे वो देखते रहे और उसको आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलते रहे और देखा कि वो पानी के जो हैं बहुत सुंदर सी डिजाइन जैसी बन गई, क्रिस्टल्स बन गए। दूसरा एक और ड्रॉप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको बुराई करते रहे, उसको गालियां देते रहे, तो उसका एकदम से विकृत विचित्र जैसा काला काला जैसा रूप हो गया। हमारा शरीर तो 70% पानी से बना हुआ है। उसके अंदर यदि हम उसको चिंताओं से, दुख से, ग्लानि से, या ये मेरे पास नहीं है, रोना रोने से ही हम उसको भरते रहेंगे, तो हमारे मन में भी सब गड़बड़ी होने वाला है ना, सही तो नहीं हो सकता। तो सही करने के लिए क्या जरूरी है कि हम जो भी कुछ है उसको सकारात्मक रूप से देख सके और उसकी सच्चाई को जाने। सच्चाई यही है कि वो परिस्थिति हमारे पास इसलिए आई है क्योंकि इस परिस्थिति में मैंने पूर्व में जो व्यवहार किया है, मैंने तय किया था कि यदि मेरे को वो दोबारा मौका मिलेगा तो मैं अपने व्यवहार को बदल दूंगा या बदल दूंगी। तो यदि हमारा रिएक्शन गलत आ रहा है तो हमें उस रिएक्शन को बदलने की जरूरत है। गलत है या सही कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए हमारे पास में एक्चुअली हमको सबको सही क्या है अंदर से पता ही है, लेकिन हम जानबूझ के अनजान बनते रहते हैं, डाउट पैदा करते रहते हैं, यहाँ वहां से गलत जगहों से बात सुन के हम उसका निर्णय गलत ले लेते हैं। इसीलिए हमें अध्यात्म की जरूरत है। तो आध्यात्मिक किताबें, पुस्तकें पढ़ते रहें, आध्यात्मिक लोगों के साथ संपर्क में रहें, सकारात्मक सोच रखें, तो हमें उसकी पहचान भी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो उसके लिए अब हमने, ये तो है नहीं कि अभी हम लोग सब 6-7 साल के हैं और अभी हमारे पास सामने जीवन पड़ा है और हम इस ढंग से चल पड़ेंगे। हाँ, अब हमने इतना सारा जीवन इस ढंग से जी लिया, बहुत सारी पुरानी आदतें जो थी वो थी, इस जन्म में भी मैंने उन बातों को रिपीट कर करके ऐसी गलत आदतें और बना ली है। तो अब इतना सारा कैसे मिटाएंगे? इतना सारा मत मिटाओ, लेकिन इतना सारा तुम एक साथ मिटा भी नहीं सकते। लेकिन ये देख रहे हो, एक ये लाइन जो है ना, ये कॉमन है अवचेतन और चेतन के बीच, है ना। तो जो अवचेतन की चीजें जो आपको नजर आती हैं, बार बार आदत की तरह आपके सामने आती हैं, आपकी बिलीफ्स, आपकी जो इच्छाएं हैं उसके रूप में आपके सामने आती है, आपकी जो अवधारणाएं हैं जीवन के बारे में उसके रूप में आपके सामने आती है, आपकी पसंद नापसंद के रूप में आपके सामने आती है, आपके भय के रूप में आपके सामने आती है, आपके अहम के रूप में आपके सामने आती है। उन सब चीजों को ये जो जो ऊपर आती है, उस समय इस सचेतन मन से आप उसके ऊपर काम करके आप उसको बदल सकते हो। यह मैं कहीं सुनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सच में इसका अभ्यास कर चुकी हूँ और उसके आधार पर आपको ये कह सकती हूँ। चलो, बहुत देर हो गई मुझे बात करते हुए, अभी आपकी बारी। हर कोई बताए मुझे आपको इस चित्र में
क्या दिख रहा है? यह क्या है चित्र? राजेंद्र जी आप बताइए। दो फोटो है। दो फोटो हैं। शर्मिला जी आपको क्या दिखाई दे रहा है? अपना खुद का ही छवि, अपनी खुद की छवि। मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। वो लास्ट टाइम भी आपकी बात समझी नहीं। हाइश, आवाज नहीं आ रही क्लियर? हाँ अभी आई, अभी आई। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इससे अपने मन में जो चल रहा है विचार वही है, छवि है। नहीं नहीं, ये फोटो काय का है? ये फोटो में क्या दिख रहा है आपको? मेरी स्क्रीन वही के मैं ऊपर एक बोल रही ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिख रहा है आपको? हूँ। हाँ हाँ, उस जी फोटो में हाँ, क्या दिख रहा है? क्या है इस फोटो में? तो वही मैं अपना मन का विचार। ये फोटो में विचार दिख रहा है? विचार का कोई आकार होता है? फोटो है ये। नहीं मतलब इमोशन है क्या चेहरे पे दिखाई माय दे रहा गॉड है? शर्मिला, ये फोटो, आपको फोटो दिख रहा है स्क्रीन पे? फोटो मुझे थोड़ा ब्लर दिख रहा है मेरे सही से स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा, ऐसा बोलिए ना। अनीता तेरे को हाँ क्या दिख रहा है? तो एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, दो लोग दिख रहे हैं। शैला आपको क्या दिख रहा है? अरविंद जी आपको क्या दिख रहा है, यदि आप देख पा रहे हैं तो? अच्छा, आपको ब्लैक में दिख रहा है फोटो, राइट? हाँ, व्हाइट में भी फोटो है, आपको दिख रहा है? कोशिश करिए व्हाइट के ऊपर ध्यान देने की, वो एक अलग फोटो है। व्हाइट फोटो यस। क्या है वो? दीपक जो दिखाते हैं उस टाइप का लग रहा है। हम्म, एक कोई वास जैसा नहीं है, जैसे वो हाँ हाँ, वास वास रहता है, फ्लावर वास जैसा, बराबर। है ना? हाँ बराबर, हाँ। अच्छा, तो आप जब वास को देखते हैं तब आपको वो दो चेहरे दिखाई देते हैं, और जब आप जो चेहरे को देख रहे होते हैं तो आपको वास भी दिखाई देता है। दोनों को देख पाते हैं एक साथ? हाँ, नहीं, नहीं। बस, तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, और जी असल में हाँ, जीवन में ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं है। लेकिन हम हर एक चीज को या तो ब्लैक देखते हैं या व्हाइट देखते हैं। एक्चुअली जीवन में ग्रे ज्यादा होते हैं, है ना? ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स वाले ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये एक है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। साइकोलॉजिस्ट ये फोटो दिखा के आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके आधार पर तय करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कि आप जीवन के डार्क साइड को देखते हैं या जीवन के ब्राइट साइड को देखते हैं। यस यस यस, राइट राइट। वैसे दोनों में से खाली एक ही देखते हैं तो हम पूरा नहीं देखते, हमारा ज्ञान अधूरा ही है, भले आप ब्लैक देखो चाहे व्हाइट देखो, है ना? असल में संपूर्ण चीज को जानने के लिए हमें पूरा देख सकना चाहिए, ब्लैक को भी और व्हाइट को भी, और उस दोनों के बीच का तभी हमारे को नजर आएगा जब हम ब्लैक और व्हाइट दोनों देख सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, जहां जहां ग्रे होगा हमारी दृष्टि यदि काले को ही पकड़ती है तो उसमें वाला जो काला वाला हिस्सा है हम उसको देखेंगे, और व्हाइट वाले हिस्से को हम नहीं देख पाएंगे। और हमारी नजर खाली व्हाइट पर ही पड़ती है तो हम खाली उस व्हाइट वाले को ही देखेंगे और काले वाले को नहीं देख पाएंगे। तो किसी भी प्रकार से हमारी जो धारणा है वो अधूरी रहेगी। राइट राइट। तो बिल्कुल वो वैसा ही है। ये कहानी सुनी होगी तुम, आप लोगों ने भी, पंचतंत्र की मशहूर कहानी है कि कुछ अंधे की स्कूल के बच्चों को ये हेडमास्टर ले गया एक
हाथी को दिखाने कि भाई हाथी कैसा होता है, उनको बताए। तो एक बच्चा था, वो हाथी की सूंड के पास था, एक पूंछ के पास था, एक उसके पैरों के पास था, एक ने उसके बॉडी को देखा, एक ने उसके कान को देखा। हर एक की अलग अलग धारणाएं थी। एक बोलता है हाथी रस्सी के जैसा होता है, एक बोलता है नहीं हाथी बड़ी सारे पेड़ के थड़ के जैसा होता है, फिर एक बोलता है कि नहीं वो तो दीवार के जैसा होता है, फिर एक बोलता है नहीं सुपड़े के जैसा होता है। सबकी अलग अलग धारणा है। तो क्या किसी ने भी हाथी का सही जायजा लिया? नहीं लिया। किसी ने भी हाथी को सही ढंग से नहीं जाना। हमारा भी जीवन के बारे में यही धारणा है। ऊपर से ये और कि यदि मेरे को जमेगा, मेरे को अच्छा लगेगा, मेरी यानी जितनी पूर्व ज्ञान है उसमें यदि फिट बैठेगा तो मैं ये काम करूंगी, करूंगा, सुनूंगा या सुनूंगी, नहीं तो नहीं। यानी कि यदि मैं व्हाइट देख सकती हूँ तो मेरे को दूसरा तुम व्हाइट ही और दिखाओगे तो ही मैं देखूंगा। आप ब्लैक दिखाने की कोशिश करो तो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मान लूंगा, लेकिन मेरा ध्यान तो व्हाइट की तरफ ही जाएगा, मेरा तो मन वही लगेगा। यानी कि क्या है कि हमारी जो अवचेतना में से जो है उससे अलग हम चेतना में भी कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, उसको हम रेजिस्ट कर रहे हैं। हम उस बंधन में से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यदि हमारे को ये समझ में आ जाए कि अवचेतन मन में जो है वो आधा अधूरा ही है, तब तक जब तक कि हम उसको पूरी तरह से परिवर्तित न कर दें, क्योंकि हमने जीवन उसलिए लिया है। यानी जीवन का उद्देश्य ही हम खो जाता है, हमारे से खो जाता है यदि हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो जरूरी ये है कि सबसे पहले तो ये जान लें कि जीवन काला धुला नहीं होता। हम लेकिन काला धोला चाहते हैं कि या तो ये हो या ये हो, उसके बीच में का कुछ हम रास्ता चाहते नहीं है। और इसलिए हम ऊपर वाले के ऊपर कुछ छोड़ते भी नहीं है। हमारे को मालूम है कि बस ये ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा नहीं हुआ यानी कि गलत हो गया। कभी कभी हम यदि ऊपर वाले पे छोड़ देवें तो वो बीच का ऐसा सुंदर रास्ता निकालता है कि हम सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। क्यों? क्योंकि हमारी धारणा काले धोले की है। मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक जनी थी मेरे पास में, तो उसको टेंशन था कि अभी गणपति देखने जाने का है। उस दिन हम जब यहाँ जाएंगे, इस पूजा में जाएंगे, तो फिर वहां से मेरे को इतना माला चढ़ना पड़ेगा, फिर वहां से उतर के फिर खाना खाने के लिए वहां जाना है, तो खाना दूसरी जगह पे है, मेरे को फिर उतरने का नहीं होएगा, उतनी दूर चल के जाना पड़ेगा, मेरी तो हालत खराब हो जाने वाली है। मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगी? भगवान करे कि मेरा तबीयत एकदम ऐसा फर्स्ट क्लास हो जाए, या मेरे को उधर जाना नहीं पड़े, या वो कुछ तो गड़बड़ हो जाए। हा? मैंने उसको बोला कि तू पहले तो ऊपर वाले पे विश्वास कर, छोड़ दे। लकीली मेरी किस्मत अच्छी है कि उसने कहना माना। उसको मैंने एक तकनीक सिखा रखी थी, वो तकनीक उससे करवाई, खूब देर तक उसको बताया, बोला, कई दिनों तक उसने काम किया, कहना माना, मेरे को भला है। और उस दिन मालूम है क्या हुआ? मैंने कहा देख, यदि ऊपर वाले को रास्ता निकालना है वो उसके ढंग का रास्ता निकालेगा, तो ये जिद मत कर कि मेरे को जाना ही चाहिए, मुझको ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लकीली उसने छोड़ा तो ऊपर वाले ने इतना सुंदर रास्ता निकाला कि वो सोच ही नहीं सकती थी। हाँ, जहां जाना था वहां गई, लेकिन वो जो उसको टेंशन था कि मेरे को वापस नीचे उतर के फिर और 2 माले चढ़ना पड़ेगा, उतनी दूर और जाना पड़ेगा, नहीं होएगा मेरे से। ऊपर से काम कुछ ऐसा हुआ कि उसको वहां जाना ही नहीं पड़ा, दूसरा भी जगह जा खाने वाने का भी जाना था, वो वहां से उसके लिए खाना इधर आ गया, जो भी कारण बना, लेकिन ऐसा बन गया और वो अच्छे से अपना विजिटिंग करके आई। ऊपर वाले पे छोड़ोगे तब तो वो करेगा ना।
नहीं छोड़ोगे तो कैसे करेगा? किसी को कुछ बोलना है? मेरे को बोलना है ये क्या मेरे बोलना है? मेरा स्टोरी, रियल स्टोरी, मेरा ही स्टोरी है ये। मेरे साथ ऐसा ही हो गया। अभी 15 दिन पहले की बात है, जब मैंने ये इनका EFT चालू किया है, तभी 8 दिन के बाद मेरे साथ ऐसी ही चीज हो गई। मैं बहुत डर रही थी, इन्होंने मेरे को बहुत बताया, ऐसा कर वैसा कर, बहुत समझाया, मैं कोशिश किया समझने की, और मेरे साथ ऐसा ही हो गया। ये मेरा रियल स्टोरी है। ये अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इनको बताया कि मेरे को सीखना है, आगे का आप सिखाओ मेरे को। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू अनीता। अब इसका एक राज जान लो। मैंने जो भी कुछ उसको बताया किया, ये मेरे दिमाग में था। ये जो झाड़ दिख रहा है आपको, इसको मैंने नाम दिया है बिहेवियर ट्री, व्यवहार वाला झाड़। तो ये ऐसे काम करता है कि अभी जो अनीता ने बताया, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया, वो कहाँ से आया? उसके दृष्टिकोण की वजह से आया। जैसे यहाँ जो पेड़ के अंदर पौधे में जो फूल और पत्ते होते हैं, फल होते हैं, वो हमारा व्यवहार है। और ये फूल पत्ते वगैरह काय पे उगते हैं? डालियों पे। तो ये डाली जो है वो हमारा दृष्टिकोण है कि हमारा देखने का तरीका क्या है, रवैया क्या है। और ये डालियां कहाँ से निकलती है? इसके तने से, फड़ से। तो ये जो उसकी मेन बॉडी है, ट्रंक अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हम उसको थड़ कहते हैं, वो है हमारी मूल्य प्रणाली, वैल्यू सिस्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और ये थड़ कहाँ से निकलती है? जड़ों में से। जड़ें दिखाई नहीं देती, वो है हमारी प्रेरणा। तब मेरे पास में लोग आते हैं तो अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन करने के लिए आते हैं। हमारे शरीर में जो हो रहा है, या तो कोई दुख दर्द है, या कोई परेशानी है, दिमाग में भी है तो वो भी व्यवहार है, या कोई जो भी कुछ है वो बाहरी है जो दिखाई देता है। क्योंकि जब हम पेड़ की बात करते हैं तो उसके फूल पत्ते और फलों से ही उसको पहचानते हैं ना। तो ये सारा सब व्यवहार है। लेकिन व्यवहार कैसे बनता है? दृष्टिकोण से। तो हमारा एटीट्यूड क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा बिहेवियर। तो और ये दृष्टिकोण कैसे बनता है? हमारी मूल्य प्रणाली से, कि हमने जीवन में कौन सी चीजों को मूल्यवान समझा है, क्या हमारी बिलीफ सिस्टम, किस आधार के हम ऊपर हम काम करते हैं। हमारी धारणा ये है कि सारा जगत सब हमारे को परेशान करने के लिए ही है, तो हमारे उसी प्रकार का दृष्टिकोण होगा, वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। यदि हमारा सोच ऐसी है कि ईश्वर ने सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार बनाया है, तो हम अपना भी काम को उसी प्रकार से देख पाएंगे और दूसरों को भी वैसे ही समझ पाएंगे, और हमारे मन में शांति रहेगी, एक्सेप्टेंस रहेगा, हम हर चीज को स्वीकार कर पाएंगे। और हमें किसी के प्रति दोष भाव या दुर्भाव नहीं होगा। उसको हम किसी के से, हमारे को लगता है हमारे प्रति कोई गलती हो गई तो हम उसको माफ कर सकेंगे। स्वीकार कर सकना, माफ कर सकना, ये हमारे दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। और स्वीकृति आती है हमारे मूल्य प्रणाली से, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, क्या हम बिलीव करते हैं उसके आधार पर। लेकिन अब बिलीफ सिस्टम तो एक ही परिवार में रहने वाले अलग अलग लोगों का बिलीफ सिस्टम अलग अलग हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि हम सभी एक मूल प्रेरणा लेकर पैदा हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा अवचेतन मन है, उसके अंदर सारी सब प्रोसेसेस हैं और मेमोरीज हैं, हमारी जो भी पुरानी धारणाएं हैं जो हम ठीक करने के लिए आए हैं इधर इस जीवन में, वो सारा सब हमारे को प्रेरणा का स्रोत बनता है। क्योंकि हमने तय किया था कि ये स्थिति मेरे को दोबारा मिलेगी तो मैं इस स्थिति में अलग ढंग से कार्य करूंगा, वो
वो गलती फिर दोबारा नहीं करूंगा या करूंगी, तो वो ही हमारी प्रेरणा बनता है। तो हमारे लिए प्रेरणा क्या है? वैसे हमारे शास्त्र जो हैं वो बताते हैं कि 4 प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम धर्म की प्रेरणा से काम कर सकते हैं, और अर्थ की प्रेरणा से कोई काम कर सकते हैं, हम काम यानी कि मनोरंजन की प्रेरणा से कोई काम कर सकते हैं, और मोक्ष की प्रेरणा से कोई काम कर सकते हैं। असल में हमारे पूरे दिन में हमें ये 4 प्रकार की प्रेरणाओं द्वारा काम करना चाहिए। तो अब अनीता इस बात को समझेगी, क्योंकि उसने थोड़ा सा प्रोसेस मेरे साथ किया हुआ है कि वो आई थी मेरे पास व्यवहारिक बदलने के लिए। मैंने उसके दृष्टिकोण को बदल किया। पहले तो उसके व्यवहार को उसको सजग करवाया कि देख ये है तेरा व्यवहार, तो इस व्यवहार के पीछे तेरा दृष्टिकोण क्या है। जब वो व्यवहार के साथ में एक थपथपी करके जो EFT की टेक्निक है वो कर रही थी, तो बोलती लेकिन मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा नीचे से क्या निकल के आ रहा है। मैंने कहा तू करती रहे, मैं तेरे को बताऊंगी कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसको मालूम पड़ने लगा कि उसका दृष्टिकोण क्या है, और दृष्टिकोण के साथ साथ में अब वो अपनी मूल्य प्रणाली तक पहुंच रही है। एक आध जगह पे पहुंच गई है, उसको पहचान नहीं आ रही है अभी तक, लेकिन अभी उसका काम बाकी है थोड़ा, और धीरे धीरे उसको मूल्य प्रणाली को जब पकड़ लेगी, आ गई है उसके हाथ में, लेकिन उसकी पहचान बननी बाकी है। और जब उसकी पहचान होगी तो उसके पीछे से जो उसकी मूल प्रेरणा है वो उसको समझ में आने लगेगी। तो एक भी चीज के लिए यदि ये चारों चीजें पकड़ में एक बार पहचान होने लग जाए, तो उसके बाद में आप इस तकनीक को पूरी सी जान के समझ के आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हो। तो इस पूरी तकनीक को सिखाने के लिए भी मैं 4 महीने लगाती हूँ। 1 महीने में फर्स्ट लेवल, फिर दूसरे महीने में दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल और फिर चौथा लेवल। ऐसे करके 1 महीने तक उसके ऊपर काम करो, तब आप उस लेवल को ठीक से समझ पाते हो। तो ये है इस थपथपी का राज, और इसके लिए मेरा पूरी सहायता, हैंड होल्डिंग रहता है कि आप यदि जितना काम आप करोगे उसके बराबर काम मैं तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। यदि आप तकनीक खुद सीख लेते हो तो आप खुद अपने आप को हेल्प करना शुरू कर सकते हो। फिर भी ऐसा नहीं है, आज मुझे भी जब जरूरत पड़ती है तो मुझे भी मेरे सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है अपने आप के ऊपर जब बीतती है, जैसे अब आंख के ऊपर, आंख के अंदर कचरा चला गया तो हमारी आंख उसको देख सकती है? नहीं देख सकती। तो उसके आंख का कचरे को निकालने के लिए हमको दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वैसे ही हेल्प तो हर एक को चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि हमने सीख लिया तो हम पूरा ही अपने आप कर लेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में कुछ एक आधा ट्रिक है। हाँ, फूंक तो हम अपने आप नहीं मार सकते, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे करने से या कुछ गर्म कपड़ा लगाने करने से निकल जाता है। तो कुछ तो उपाय हम कर सकते हैं, जब तक या तो साइड में चला जाए फिर बाद में निकल जाएगा, या आंसू निकाल के निकाले तो ज्यादा तकलीफ होगी यदि खाली अपने आप करते रहे और खूब देर तक चलेगा। हेल्प ले लेंगे तो ज्यादा आसानी से निकल जाता है। लेकिन जो रोज की जो छोटी छोटी किरकिरी जो होती है उसको तो हम डेफिनेटली अपने आप सही कर सकते हैं। तो मेरी बहुत इच्छा है कि दुनिया के अंदर हम हमारा रोज का जीवन जो है उसको ऐसे जिए, जो पुरानी चीजें जो हमारी मेमोरी में से, अवचेतन मन से बार बार हमारे सामने आ रही है, कम से कम उसको हम कम कर सकें। उसका जो गलत असर हो रहा है उससे हम जो नए गलत कर्म कर रहे हैं, नई प्रकार की अवधारणा जो बना रहे हैं वो भी गलत वाली बना रहे हैं, उससे हम बच सकें, ताकि आगे का जीवन हमारा और आध्यात्मिक हो सके, और सहज हो सके, सरल हो सके, शांतिमय और सुखमय हो सके। यह मेरी बहुत दिली तमन्ना है, और उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। बोलो, आप लोगों को किसको लगता है कि आप ऐसे काम के लिए मेरे साथ जुड़ोगे? मेरे को तो जुड़ना ही है। तेरे को जुड़ना है?
राजेंद्र जी और अरविंद जी और शैला जी, और फोरम का तो मेरे को लगता है इंटरनेट का इशू आ गया, वो तो गायब ही हो गई। शैला जी भी नहीं दिख रही है, वो भी गई। नहीं अभी। हाँ, शैला जी भी नहीं दिख रही है। ठीक है, हम 4 जने हैं, तो आप 3 जनों को मेरे साथ में जुड़ना है इस काम के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए। यस मैम। चलो, जुड़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक चीज और भी जान लो, जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे तो भी अब समझ लो कि एक गलत भाव जो हमारे अंदर कॉमन है वो है गुस्सा। हमारे में कोई भी नहीं है जिसको गुस्सा कभी नहीं आता हो, राइट? और गुस्सा हम कितनी देर के लिए करते हैं, और गुस्से को याद हम कितनी देर के लिए करते हैं, और जब भी वो गुस्सा कोई और पुरानी स्थिति का भी याद आता है तो हम फिर गुस्सा होते हैं, राइट? तो ये एक थोड़ा सा किसी ने स्टडी किया है, साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजिकल स्टडी की है, जिससे कि ये तथ्य सामने आए हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करके वे इतने सारे लोगों को इतना सारा सब गुस्सा करते करते उनको क्या हुआ। तो बहुत गुस्से वाले लोगों को पकड़ के उन्होंने देखा कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी गुस्सा तो आता है आधी मिनट के लिए, लेकिन वो आधी मिनट के अंदर वो अपना गुस्सा शांत कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसको हम हेल्दी कह सकते हैं। हालांकि योग की भाषा में वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं उसके हिसाब से कम एक बार गुस्सा आ तो गया, लेकिन उस गुस्से को आधी मिनट से ज्यादा पकड़ के नहीं रखने का, तो हम अपने आप को स्वस्थ मान सकते हैं। यदि हमने उसको 40 मिनट तक पकड़ के रखा तो हमारे को गले की बीमारी हो सकती है। खरखराश हो रहा है ना गले में, जो गले में खराश होता है, यदि 40 मिनट तक गुस्सा पकड़ के रखो तो वो गले में खराश की तरह हमारे गले में अटका रहेगा। और 40 घंटे तक किसी गुस्से को पकड़ के रखोगे तो गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो दर्द होएगा। मांसपेशियों के अंदर जब गैस बैठ जाती है तो दर्द बनता है। तो 40 घंटे तक गुस्से को पकड़ के रहने वालों को गैस की प्रॉब्लम होती है। 40 दिनों तक गुस्से को पकड़ के रखने वालों को शरीर में कहीं ना कुछ अड़चन आती रहती है, कुछ दुखता रहता है, कुछ खराब होता रहता है, कभी इस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कभी उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। 40 सप्ताह तक जो गुस्सा पकड़ के रखेगा उसका एक्सीडेंट होना निश्चित है, उसके शरीर में फ्रैक्चर होएगा, डेफिनेटली होएगा। 40 महीनों तक किसी ने गुस्सा किया है तो उसको डायबिटीज और आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है। जिन्होंने 40 साल तक गुस्सा किया है उसको कैंसर जैसे रोग भी आसानी से जकड़ लेते हैं। यानी कि इन सब का उपाय यही है कि गुस्सा आए और उसको तुरंत निकाल दो। ये बात जो गुस्से के लिए कही है वो हर एक गलत प्रकार की जो भावना है, गुस्सा तो एक एग्जाम्पल लिया है, हर जो नकारात्मक भाव है ये हर उस भाव के लिए सही है। बीमारियों के नाम बदल जाएंगे क्योंकि वो अलग अलग भाव अलग अलग शरीर के हिस्सों के अंदर असर करता है। हाँ, वो भी एक स्लाइड लगानी चाहिए थी, मैं भूल गई, अगली बार भूल लगाऊंगी, और अभी भी टाइम रहा तो आप लोगों को दिखा दूंगी। तो आप ये समझ लो कि यदि आप मेरे साथ में जुड़ते हो तो यदि आपके पास में ये नीचे वाली भावनाएं हैं, जैसे शेम है, गिल्ट है, अपथी है, ग्रीफ है, फियर डर है, डिजायर है कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, या गुस्सा है या अहंकार है, ऐसी वाली जो भावनाएं हैं जिससे कि हम संकुचित हो जाते हैं, ओछे बन जाते हैं, हमारा जो दुनिया को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो बहुत सकड़ा हो जाता है। हमें जो सचमुच ये बड़ी दुनिया है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट दोनों नहीं देखने देता, खाली ब्लैक या खाली व्हाइट ही दिखाता है, तो उससे हम ऐसे संकुचित हो जाते हैं।
जबकि उसके अंदर जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर उत्साह आता है, करेज आता है, न्यूट्रलिटी आती है। कोई भी चीज को दे, ठीक है ऐसा हो गया, अभी देखो आगे क्या करना है, इसमें से बाहर कैसे निकलना है, उस प्रकार का भाव आता है। हमारी इच्छा रहती है कि हम इसको सुधारें, हम अपने आप में परिवर्तन लाएं, हमारी कुछ चीजें जैसी है वैसी की वैसी एक्सेप्ट होती है। हम ठीक से सही चीजों का कारण जान सकते हैं, नहीं तो अपने मन से कोई भी कारण बना लेते हैं और उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि ना ये चीज तो ऐसी ही है। हम सही कारण नहीं जान पाते हैं। हाँ, हमारे मन में प्रेम रहता है, हमारे मन में खुशी रहती है, हम शांतिमय व्यक्ति होते हैं। हमारे आसपास के लोगों को हमारे पास में बैठकर हमसे बात करके, हमारे साथ रहकर उनको भी शांति अनुभव होती है, और ऐसा व्यक्ति को एनलाइटनमेंट होता है और उनका जीवन मुक्त हो जाता है। तो आप जहां कहीं भी हैं नीचे के दौर पे, आप इन सब को, ये जो छोटी सी एक तकनीक है थपथपी जिसे हम कह सकते हैं, मैं उसको वृत्ति चेंजिंग टेक्निक कहती हूँ। आपको इंटरनेट पे ढूंढना हो तो वो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के नाम से मिलेगी, और उससे क्या होगा, ये होगा मन की सफाई। जैसे कि हम घर रोज साफ करते हैं, हमारे शरीर को रोज सफाई करते हैं, उसको जरूरत होती है। हमारे मन में भी तो कितने सारे उलटे, कंफ्यूजन वाले और डाउट वाले और क्रोध वाले विचार आते रहते हैं, उसको रोज की सफाई नहीं करते हम। हमारे पास दिमाग का डस्टर है क्या, जैसे घर को साफ करने के लिए है, या जैसे बॉडी को साफ करने के लिए साबुन है क्या? नहीं है। तो अनीता से पूछ लो, अनीता को अभी अभी मिल रहा है, हाँ, बना रही है अनीता अपना डस्टर। और यही डस्टर है VCT, ये जो अपने को मैडम सिखाने वाली है, वही टेक्निक है। उससे अपने विचार, निगेटिविटी, अपने को हमारे दिमाग में सही और बुरा क्या है उसकी जान हो जाती है। अपने माइंड को क्या स्टेडी रख सकने का है। ये जब आपको गलत धारणाओं को और ओछी सोच को, नीचे वाले वाइब्रेशंस को ऊपर वाले वाइब्रेशंस में खुद की इच्छा से चुनकर आप बना सकते हो, तो ये सारी सब चीजें रास्ते में होती है कि आप थोड़ा शांति अनुभव करते हो, तनाव को तुरंत दूर कर सकते हो। आज जो भी कुछ कचरा मन में बना है उसको आज की आज निकाल के सो सकते हो, तो वो जमा नहीं होगा, अगले जन्म तक जाएगा नहीं, दूर में भविष्य में सामने नहीं आएगा, ऐसी बीमारियों में परिवर्तित नहीं होगा। और यदि आपको योग करना है, ध्यान व्यान लगाना है, तो ये सब करने से आपका ध्यान भी बहुत अच्छे से लगेगा। मेरी राय है कि आप कम से कम मुझे अपने 8 घंटा दीजिए, तो मैं इस तकनीक को अंदर बाहर पूरा अच्छे से आपको समझा के इतना तैयार कर दूंगी कि आप छोटी छोटी चीजें जो है, रोज का जो ये कचरा हमारे दिमाग में जो आ जाता है, रोज की जो थोड़ी चिल्लर पिल्लर जो आ जाती है, थोड़ा जो परेशानी है, उस परेशानी को कम से कम आप खुद अपने आप से निकाल सकेंगे। मेरे साथ जुड़े रहे तो जरूर से ही आप निकाल सकेंगे। यदि आप सीखने के बाद में मेरे साथ में जो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी मेरे साथ जुड़े रहने का, आप यदि वो करते रहेंगे तो आप बहुत 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 सारी चीजों का हल अपने आप निकाल पाएंगे। मेरा सोचना है कि हम 4 दिन 21, 22, 23, 24, 21 तारीख शायद शनिवार पड़ रहा है, 21 हाँ। तारीख नहीं, हाँ शनिवार है। हाँ, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार रोज मुझे आप 2 घंटे दे दीजिए। आज अभी आपने जो 8 से 10 का टाइम निकाला है, इसी टाइम के ऊपर हम कर सकते हैं आपको चाहिए तो। और यदि सबको ये चारों जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये 4 डेट नहीं सूट कर रही है और कोई 4 डेट सूट करती है, तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, अनीता के साथ डिस्कस कर सकते हो। और मुझे यदि आप लोग 4 दिन देते हो, 2-2 घंटा देते हो, 8 घंटे, 7-8 घंटे चाहिए मुझे। यदि आप इकट्ठा होते हो और ये करते हो, आप चाहिए तो हम जूम पे कर सकते हैं, आप चाहिए तो मेरे घर पे आ जाइए, मैं घर पे भी बैठ के वर्कशॉप देती हूँ।
तो हम फिजिकली मिलके भी कर सकते हैं। गोरेगांव में रहती हूँ मैं, तो अनीता के साथ आप संपर्क में रहिएगा। मैं ये वाली स्लाइड जो है ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। तो जिस किसी को भी ये थपथपी सीखनी है, उपचार करना है अपना, तो आ जाइए। कोई सवाल है और भी मन में तो पूछ लीजिए। बहुत सिंपल सा है काम, इसको करने का कोई कठिन काम नहीं है। अभी इस समय आपके पास में कुछ चीज है, कोई सवाल है तो बताइए। राजेंद्र जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछो। ये यम नियम से शुरू किया था, यहाँ तक पूछे जोड़ना तो चाहता हूँ मैं, लेकिन कहाँ और आप बताएंगे अनीता जी तो। हाँ, पहले ये तकनीक आप जब सीख लेंगे तो उसके बाद में हम अगला कोर्स वही करेंगे कि इसको यम नियम के लिए कैसे लगाया जाए। पहले तकनीक तो आनी चाहिए ना। तकनीक सीखने के लिए 4 दिन 2-2 घंटे मांग रही हूँ मैं, और फिर उसके बाद में इस तकनीक को यम नियम में कैसे लगाया जाए, क्योंकि यम नियम के बेसिक जानकारी आपको तो है ही, दूसरों को मुझे यम नियम भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा। आपको भी उसको अलग ढंग से देखना सीखना पड़ेगा, दृष्टिकोण उनके प्रति बदलना होगा, तो वो भी करूंगी। और फिर उसके बाद में इन दोनों को जोड़ने का काम होगा। ठीक है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, आपको ये तारीख सूट करती है? है ना, 8 से 10 शाम को। अनीता, कुछ लोग बीच में छोड़ के चले गए, कुछ लोग जो नहीं आ सके। हाँ, मैं पूछती हूँ। हाँ अरविंद जी, आप सुन सकते हैं? हाँ, वो शायद जवाब न दे पाए, यदि सफर में है मैं तो उनसे बाद में बात कर सकते हैं, औरों से भी कर लेना। और जो हाँ। लोग आज नहीं आ पाए हैं, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दिन और कर लेते हैं, बुधवार या गुरुवार को। हाँ, है ना, या ठीक है मंगलवार को करें। अभी आज रविवार तो है ही, तो 2 दिन छोड़ देते हैं, बुधवार या गुरुवार को कर लेते हैं। क्या सूट करेगा, लगता है गुरुवार कर लेते हैं। चल, हाँ, ठीक है। बहुत जन आने वाले थे, लेकिन कोई क्या इधर। हाँ, वही तो, कभी कुछ ना कुछ होता ही है। अपना लाइफ ही ऐसा है ना, लाइफ का ऐसा ही है, हर एक को थोड़ी ना हमेशा टाइम मिलता रहता है। सोचा होगा लेकिन नहीं होता है ना। तो गुरुवार को कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने शनिवार तय किया ना, हाँ, तो फिर टाइम कम रहेगा। चलो बुधवार कर लेते हैं, बुधवार एकदम बीच का दिन हो जाएगा। बुधवार को 8 से 10 मैं वही पोस्ट में डेट चेंज करके तेरे को भेज देती हूँ। अच्छा, हाँ, फिर से डाल दे, ताकि जिनका आज मिस हो गया है अपन इसको रिपीट कर लें। और आप लोगों को भी, अरविंद जी और राजेंद्र जी और शैला जी वगैरह, जिन्होंने बीच में छोड़ना पड़ा उनको, तो वो भी आना चाहें तो सब आ सकते हैं वापस से, है ना। तो यानी हो सकता है ना, अभी एक बार सुन के कोई सवाल नहीं आ रहा, कुछ एकदम सब अच्छा लग रहा है, ज्वाइन करने से पहले फिर भी और कोई सवाल हो तो कम से कम वो पूछ सकते हैं। और ग्रुप में भी पूछेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, मैं भी हूँ ग्रुप में, तूने मुझे डाल दिया है तो मैं भी जवाब दे दूंगा। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमारे लिए इतना टाइम लिया और हम लोग को सब अच्छी जानकारी दी है। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, तूने इतनी मेहनत की। हिंदी में सीखना था तेरे को, तो तूने इतने सारे और लोगों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन कोई ज्यादा आया नहीं, सीखना होगा नहीं, कम से कम 8-10 लोगों का ग्रुप होगा तो अच्छा होगा, सीखने में आसानी होगी। क्योंकि जो मैं एक्टिविटी करवाऊंगी उसमें पेयर्स के अंदर काम करना होता है, तो उसके बिना ज्ञान अधूरा रहेगा, समझ अधूरी रहेगी। इसलिए मुझे कम से कम 8-10 लोग चाहिए थे। सही बात है।
नहीं तो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन अच्छे से सीखना है तो वो हो सके। अनीता की इच्छा है, उसको अच्छे से सीखना है, इसलिए वो कोशिश कर रही है कि आप लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट आए और आप लोगों को भी फायदा हो। मेरा तो इंटरेस्ट है ही कि मैं जग में जिसको जितने लोगों को सिखा सकूं, क्योंकि मुझे जितना फायदा हुआ है इस तकनीक से बता नहीं सकती। मैं इतनी गुस्सैल व्यक्ति थी, इतना मुझे गुस्सा छोटी छोटी बात पे आ जाता था कि मैं कह नहीं सकती। और अब मैं कहूंगी वो 98% गया, 2%, 3% कुछ बचा है। तो मुझे तो पता है कि कितना 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 कुछ हो सकता है। हाँ, ये है सच है कि मैंने एक चीज को जो पकड़ लिया तो उसके ऊपर पूरी तरह से काम करके छोड़ती हूँ उस। और मेरे को EFT सीखे भी 15 साल हो गए और मैं लगातार इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और पिछले ये 2-3-4 सालों में तो मेरी जब भी कोशिश हो पाती है, जूम जब से सीख लिया तब से और भी आसान हो गया है लोगों को सिखाना। तो घर पे बैठे बैठे भी मैं लोगों को ये तकनीक कराती रहती हूँ। तो ठीक है, हम फिर आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। और फिर दोबारा यदि बुधवार को आप आए तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज 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 या तो ग्रुप में पूछिएगा या वापस बुधवार को आके पूछिए, और फिर हम 21 तारीख से कोर्स को शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।